हेलो एवरीवन। एग्जामिनेशन हॉल में पेपर की डिफिकल्टी को देखते हुए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं, प्रीलिम में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये पहला पैरामीटर है और ये डिसाइड करेगा कि आप मेंस देंगे कि नहीं। दूसरी बात कि दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, अगर आप जिसे ध्यान में रखेंगे तो आपका मेंस देना लगभग सुनिश्चित है। तीसरी चीज़, हम अपने रिवीजन को किस प्रकार से करें कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी अपने आप में ज़्यादा हो, क्योंकि हमको एमसीक्यूज हैंडल करने होते हैं यूपी प्रीलिम्स में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हमें मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट टू पैरामीटर जिनकी हमने बात करी कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं, और दूसरा पैरामीटर क्या है जिसे हमेशा ध्यान में रखना होगा किसी भी क्वेश्चन के किसी भी विकल्प में टिक करने से पहले, उसे हम आज तक डिजायर्ड नंबर के आधार पर समझते चले आए हैं, मतलब हाइपोथेसिस, कल्पना। इसका दूसरा तरीका है कि हम क्यों ना एक्चुअल नंबर पे एक रिसर्च स्टैब्लिश करें। चलिए, इस रिसर्च यात्रा में आप सभी का स्वागत है। तो इस रिसर्च में टोटल जो सैंपल साइज था वो 280 कैंडिडेट का था, जिन्होंने अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। उसके अनुसार उनको मेंस देने का मौका मिला या नहीं, ये सारी चीजें आज आप स्टैब्लिश करें। हमने इस डेटा को सरलीकरण के लिए 5 पैरामीटर्स में क्लासीफाई कर दिया, जैसे जिसमें कि क्लास 1 में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने अब तक केवल 3 अटेम्प्ट लिए हैं, बाकी का डेटा उनका हमें पता नहीं। क्लास 2 में वो आते हैं बच्चे जिन्होंने अब तक केवल 2 अटेम्प्ट लिए हैं, ठीक है। एंड क्लास 3 में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने अब तक 3 साल की तैयारी करी है और कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, फ्री देने की शायद हिम्मत नहीं पड़ रही। चौथा क्लास उन लोगों का है जिन्होंने कम से कम 5 साल की तैयारी करी है और 4 अटेम्प्ट दिए हैं। असफलता हाथ लगी या सफलता हाथ लगी, सारी बातें हमको पता चलेंगी, रियल नंबर है चुकी। और लास्ट एंड क्लास 5 वो है जिन्होंने कोई प्रिपरेशन अब तक नहीं करी है और कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है। उनके दिमाग में भी यूपीएससी को लेकर कई सारे डाउट हैं, शायद जॉब छोड़ूं कि ना छोड़ूं, यूनिवर्सिटी के आगे पीएचडी करूं क्या, बैंक एसएससी की तैयारी करूं क्या, यूपीएससी की तैयारी करूं क्या, सिलेबस तो पता है लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। तो इसमें वो बच्चे भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इनमें किसी न किसी क्लास में जरूर फिट बैठेंगे, और अगर नहीं फिट बैठते तो किसी 2 क्लास के बीच में आप जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसके आधार पर हम इस रिसर्च को आज स्टैब्लिश करेंगे। चलिए, ध्यान देना है, कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। ओके, तो पहली बात यह कि चुनौतियां क्या हैं, आइए देखते हैं। मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ बार बार मिस हो रहा है, ये पहली चुनौती। शायद आप में से कुछ लोग इस क्लास में ये देख पा रहे होंगे कि हाँ, ये बात तो मुझ पर भी लागू होती है। दूसरी, मेरा प्रीलिम्स का स्कोर 68 से 72 ही रहा है, मतलब ये कि मैं 70 नंबर वाले ट्रैप में लगभग फंसा हूं। तो हमने लास्ट एक वीडियो क्लिप में बोला ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तीसरे वो प्रॉब्लम है जैसे कि एग्जाम देने का मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं कुछ सालों से, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा कि ये एग्जाम मुझे अपीयर करना चाहिए या नहीं। चौथा, सब ट्राई किया लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, प्रीलिम्स के लिए मुझे अलग से क्या करना चाहिए। अगर हम गहराई में देखेंगे तो यही वो प्रश्न है जो आपके जहन में आते हैं, और नहीं आते हैं तो माइंड इट कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ सीरियसनेस की कमी तो नहीं, ठीक है। चलिए, हम इन पैरामीटर्स के रिगार्डिंग गैप एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने बताया कि ये सारे नंबर्स एक्चुअल हैं, ये रिसर्च एक्चुअल है, इसमें जो डेटा है वो वेरीफाइड है, ओके। तो देयर इज नो नीड टू डाउट इनटू दैट। और हाँ, इस तरह की रिसर्च आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में शायद पहली बार देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। चलिए, पहला क्लास हमारा ये था कि नंबर ऑफ एमसीक्यू अटेम्प्ट है 70, मतलब वो बच्चों का जिन्होंने केवल 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, और कुछ करेक्ट हैं कुछ इनकरेक्ट, देखेंगे एक एक करके देखेंगे। हाँ, समझते हैं। तो इसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उनमें से देखते हैं कि पहला हमने इसका सब सेक्शन बनाया जिसमें कि वो बच्चे जिन्होंने कि लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट पाए और करीब 35 ही उनके गलत हैं। तो ऐसे बच्चों की एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी 50%। एंड उनका जो नेट स्कोर बना वो बना 47। तो क्या 47 मार्क्स, मैंने क्वेश्चन बोर्ड नहीं बोला, 47 मार्क्स में उनका कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा? उत्तर ही नहीं। सेकंड, वो बच्चे जिन्होंने 40 क्वेश्चन सही किए, 30 क्वेश्चन गलत किए, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बावजूद, तो उनकी जो एक्यूरेसी वो 57% पहुंची। और क्या जो उनका नेट स्कोर बना वो 60। तो अगर हम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस और कट ऑफ को ध्यान में रखें तो क्या इतने, यानी कि 60 मार्क्स में उनका कट ऑफ निकलेगा? उत्तर ही नहीं। नेक्स्ट, 45 क्वेश्चन करेक्ट। देखो, यहाँ पे जब हम 45 कहते हैं तो हमने एक वेटेड एवरेज लिया है उन बच्चों का भी जिन्होंने 44 या 46 के बीच में है, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन करेक्ट है, 25 गलत हैं, एक्यूरेसी 64%, नेट स्कोर बनता है 73। अगेन जनरल में ये कट ऑफ क्लियर, ठीक है। फोर्थ, अगर आप केवल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके कम हैं, और आप 50 क्वेश्चन सही करते हैं, 20 क्वेश्चन गलत करते हैं, 71% आपकी एक्यूरेसी होती है, और आपका नेट स्कोर बनता है 86, तो 2020, 21, 22, 23 के पेपर में चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, बट देयर इज लेस चांस आपका इसमें सिलेक्शन हो। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप ये 55, ये नंबर याद रखो।
आपको कम से कम 55 करेक्ट क्वेश्चन काउंट करने होंगे। देन आप अगर केवल 15 क्वेश्चन गलत करते हो और आपकी जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो 78% है, आपका जो नेट स्कोर बनता है वो 110 बनता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ग्रेटर हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन होगा लगभग ही सुनिश्चित। अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स के कट ऑफ को देखें, अगर 2016 तक कट ऑफ जाएंगे तो वहां पे 116 नंबर का कट ऑफ गया था, तो वो यहाँ पे फिर फिजिबल नहीं होगा, फिर उस केस में भी ये लो स्कोरिंग मैच आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स में 75 अटेम्प्ट किए गए, अब स्टोरी क्या है इसे समझेंगे। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 75 हैं और करेक्ट की संख्या आपकी 40 है, इनकरेक्ट 35 है, एक्यूरेसी का परसेंटेज है 53, नेट स्कोर आपका 57, सिलेक्शन नहीं होगा। उसी तरह देखते हैं, अगर आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आउट ऑफ 100 इन प्रीलिम्स और आपका एक्यूरेसी है 45 क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं, 30 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो एक्यूरेसी आपकी 60% आती है और नेट स्कोर 70 है, अगेन इस स्कोर में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई, ठीक है। थर्ड, अगर आप 50 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, आपके गलत क्वेश्चन होते हैं 25 एंड एक्यूरेसी का परसेंटेज आपका होता है 66, नेट स्कोर है 83, देयर इज लीस्ट चांसेस फॉर जनरल कैंडिडेट कि आपका किसी साल हो जाए, ठीक है। अदरवाइज चांसेस ना के बराबर ही। देन यहाँ पे हम देखते हैं ये 55 वो सेफ नंबर है, खासतौर से लो अटेम्प्ट करने वाले बच्चों का। अगर आप 55 अटेम्प्ट करते हो, आपके 20 गलत होते हैं, सॉरी 75 अटेम्प्ट करते हो, 55 आपके सही होते हैं, 20 गलत होते हैं, आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज 73 क्रॉस हो जाता है। जब भी आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज 75 के ऊपर जाता है और आपके अटेम्प्ट थोड़े ठीक ठाक होते हैं, तो आपके चांसेस होते हैं कि आप मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस आपका नेट स्कोर बनता है 95 और अगर हम लास्ट का 2-3 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो 95 मार्क्स में आप मेंस देंगे, काफी चांस हो गए कि आप मेंस देंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आप 60 क्वेश्चन सही होता है और आप 15 क्वेश्चन ही केवल गलत करते हैं, तो आपका जो एक्यूरेसी का परसेंटेज है 80, जो कि मोर देन 75% है। जैसे मैंने बोला, अगर आपकी एक्यूरेसी 75% के ऊपर है, एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि गलत क्वेश्चन और सही क्वेश्चन के बीच का एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है, तो आपके 110 मार्क्स बनते हैं और अभी लास्ट 4-5 ईयर से 110 नंबर सेफेस्ट मार्क्स है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। हाँ, अगर आप 80 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपका ये नंबर है 85, सॉरी 80 अटेम्प्ट करते हैं, हाँ, ऐसी कंडीशन में 80 अटेम्प्ट करने वालों की स्टोरी ये है, अगर आपके 40 करेक्ट होते हैं और इनकरेक्ट आपके यानी कि गलत है आपके 40 हैं, तो एक्यूरेसी का परसेंटेज है 50 नहीं होगा, एक्यूरेसी का परसेंटेज है 67 नहीं होगा, एक्यूरेसी का परसेंटेज है 80 चांसेस हैं। लेकिन आपने ये चीज देखा कि जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ रहे हैं, 80 क्वेश्चन पे आप पहुंच रहे हैं, तो आपकी गलतियां, एक इंपॉर्टेंट नंबर, तो आपके गलत कितने हो रहे हैं। जब भी आपके 30 से अधिक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपके चांसेस घट जाएंगे प्रीलिम्स में होने। तो पहली बात आप लिखिए कि अगर आपके 55 से कम सही हैं, चांसेस ना के बराबर है, 30 से ज्यादा गलत हैं, चांसेस घट जाते हैं बहुत ज्यादा। एक्यूरेसी 75% से कम है, तीसरी बात इसे नोट करिए अपनी कॉपी पे, एक्यूरेसी अगर आपकी 75% से कम है, चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन टीम में नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज नॉट, ये जानना बहुत जरूरी है, सो दैट कि आप ये स्टैब्लिश कर पाएं कि आपके लिए इस एग्जाम में सबसे सही जगह कौन सी है जहां पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं, क्योंकि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये आप क्लासरूम में जब जाते हो, क्वेश्चन देखते हो, किस विषय से कितने क्वेश्चन आए हैं, उस विषय में आपका स्ट्रांग होल्ड कैसा है। अगर आपका स्ट्रांग होल्ड ज्यादा है, जिसके क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे। अगर उन एरियाज में जहां पे क्वेश्चन ज्यादा है, आपकी प्रिपरेशन कम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके घटेंगे। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन टिक करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं टिक करें, ये सिर्फ आप उस मोमेंट में डिसाइड करते हो जिस मोमेंट में वो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। जिस मोमेंट में आप जिस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ना तो उसके ऊपर वाले और ना ही उसके नीचे वाले के बारे में आप कोई डिसीजन ले सकते हो। इसलिए क्लासरूम के बाहर कोई डिसीजन नहीं होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने अटेम्प्ट करोगे। लेकिन इस रिसर्च के माध्यम से हम आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, सो दैट ये आप अपने बारे में डिसाइड कर सको कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं और क्यों। क्या वो एरिया है इस पेपर में तो आप 26 मई को अटेम्प्ट कर सकते हो, जहाँ भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। जैसे जैसे एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक इकोनॉमी का वेट बढ़ता जा रहा है, 55% ज़्यादा क्वेश्चन इन 3 सिलेबस से आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपकी प्रिपरेशन इस तरह की है कि आप 85 या 90 अटेम्प्ट करो। हम समझेंगे दोनों बातों को। आइए एक और क्लासिफिकेशन को देखते हैं। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बच्चे अगर केवल 55 क्वेश्चन सही करते हैं और 25 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो उनके चांसेस हैं, जैसे कि मैंने बोला कि 55 राइट क्वेश्चन एक सेफ स्पॉट तो नहीं है, फिर भी गुड स्पॉट कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज है वो 83 होना, 73 होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें कुछ गलती है, इसे हम ठीक करेंगे। 90 आपका 95 नेट स्कोर है, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन होता है। दूसरा, अगर आप 60 क्वेश्चन सही करते हो, केवल 20 गलत करते हो और आपका एक्यूरेसी का 80% है और आपके टोटल मार्क्स आते हैं 107, ऐसे में आपके पूरे चांस है कि आप
मीन्स दोगे। एक बात और, अब आप देखिए यहाँ पे ग्रीन साइन बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आपको नोट करना चाहिए, तो दैट कि आपको पता चलेगा कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले फायदे में रहते हैं या कम अटेम्प्ट करने वाले फायदे में रहते हैं। आइए देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन। हाँ, अगर आप 85 अटेम्प्ट करते हो, 85 अटेम्प्ट करने वालों के पास कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होंगे जिनको हम अब समझेंगे। और अगर आपके 85 अटेम्प्ट करने के बावजूद आपके केवल 45 करेक्ट होते हैं और 40 गलत होते हैं, तो इनमें तो आपकी चांसेस ही नहीं बनेंगे, बिकॉज अब आपकी गलतियों की संख्या बढ़ रही है और आपका स्कोर वहीं स्टैग्नेंट है 63 के आसपास। यही वजह है कि आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में अपने अटेम्प्ट जलाते हो। ये समझने के लिए आपको कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाने हैं या बढ़ाने हैं, उसमें आप अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट को एक्सपेरिमेंट बना देते हो। अगर आप ये सेशन देख रहे हो, अगर आप ये सेशन देख रहे हो, तो ये भरोसा आपके अंदर स्वयं आएगा, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर स्वयं आएगा कि आप अपने अटेम्प्ट जलाने की तुलना में इस रिसर्च के आधार पर अगर ये समझते हो कि आपको कब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका अटेम्प्ट, यूपीएससी का अटेम्प्ट बच सकता है, आपका साल बच सकता है, आप अपने अटेम्प्ट को बचा सकते हैं, अन्यथा आपके अटेम्प्ट सिर्फ एक्सपेरिमेंट में चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 85 में सही और 35 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो, आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज है 59। जैसा कि मैंने बोला कि ये सब वो नंबर है जहां पे कि आप ज्यादातर बच्चे फंसे हो। आप अपना स्कोर चेक करो, आप अक्सर अपने आप को पाओगे कि आप इसी रेंज में कहीं फंसे हो। ऐसी कंडीशन में चांसेज ये होंगे कि आपका प्री में सिलेक्शन नहीं हो रहा, और उसका ये कारण है क्योंकि ये एक रियल नंबर है। अगेन, अगर आप 55 सही करते हो, तो देखो 55 सही करते ही आपके चांसेस बनने लगे। ठीक है, 30 गलत है, 65 आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज है और 90 आपका नेट स्कोर है। एक दो साल ऐसा कट ऑफ रहा है जबकि 90 के नीचे रहा है, और मुझे भरोसा है 2023 का जो कट ऑफ होगा वो करीब 81 नंबर के आसपास जाना चाहिए। वैसी कंडीशन में आपके मेन से देने के चांस रहेंगे। ठीक है, अगेन एक और बात, अब कितना अटेम्प्ट किया जाए, ये पेपर से आपको भी पता तो चल रहा है ना, क्योंकि अगर 2023 जैसा पेपर है तो उसमें लो अटेम्प्ट करने वाले सेफ हैं, हाई अटेम्प्ट करने वाले रिस्क में हैं। लेकिन अगर हम 2018, 17, 15, 16 की बात करें तो उसमें हाई अटेम्प्ट करने वाले सेफ हैं। 19, 20, 21 की बात करें तो उसमें मीडियम अटेम्प्ट करने वाले, तो मॉडरेट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जो 80-85 अटेम्प्ट करते हैं वो ज़्यादा सेफ हैं। तो हम ये अपने दिमाग में पहले से एक पैरालिसिस, एक एनालिसिस नहीं लेके चल सकते कि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, बल्कि हम ये एनालिसिस लेके चलेंगे कि हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप कोई नंबर अपने दिमाग में फिक्स करते हो तो दैट नंबर विल बी अ पैरालाइजिंग फेनोमेना फॉर योर एग्जामिनेशन इन प्रीलिम्स। ओके, तो अगर आप 85 अटेम्प्ट करते हैं और 60 आपके सही होते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब भी आपके 60 क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे आप देखो कि रेड स्पॉट घट रहा है, ग्रीन स्पॉट बढ़ रहा है, तो वैसी कंडीशन में 85 आपके लिए एक सही नंबर हो सकता है। बशर्ते ये डिसाइड कैसे होगा, आपकी प्रिपरेशन और पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में अगर आपके 25 गलत होते हैं, 75 आपकी एक्यूरेसी का परसेंटेज है, यानी कि 103 नंबर आपके बनते हैं, तो आप मीन 65 आपके सही होते हैं, 20 गलत होते हैं, 81 आपका एक्यूरेसी का परसेंटेज 115 नंबर बनता है, देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन सा अटेम्प्ट करें, कितना लेके चलें जिसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आइए और देखते हैं 90। अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कहानी क्या है, तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आपके जो अगर करेक्ट होते हैं 45 और 45 गलत होते हैं, 50% एक्यूरेसी का होता है, नेट स्कोर 60 होता है, नहीं होगा। 50 सही होता है, 40 गलत होता है, एक्यूरेसी 55% होती है, नेट स्कोर 73 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थोड़े चांस बन जाएंगे, जैसे आपके 55 करेक्ट क्वेश्चन होंगे, थोड़े से चांस बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये थोड़े से चांस में सिर्फ 10% बच्चों के चांस होते हैं जो कि मेंस लिखते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, और बेसिकली अगर वो किसी कैटेगरी से आते हैं जिसमें चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या एससी हो, जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है, ओबीसी या जनरल होंगे, तो उसके कम चांसेस है इस नंबर ऑफ अटेम्प्ट के साथ। ठीक है, और देखते हैं अगर आपका 60 सही है, 30 गलत है, तो आपके चांसेस ग्रेटर हैं, क्योंकि तब आप 100 नंबर क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपकी 65, अब देखो 65 में ग्रीन स्पॉट अलाउड है, मतलब ये कि आप कभी भी ध्यान रखो, सभी बच्चे इसे नोट करेंगे, आप कभी भी 65 से अधिक सही क्वेश्चन करते हो तो आपके अटेम्प्ट कितने हैं मैटर नहीं करते। आपने चाहे 99 अटेम्प्ट करे हो, चाहे 100 अटेम्प्ट करे हो, चाहे 95 अटेम्प्ट करे हो, अगर आपने 65 से अधिक सही अटेम्प्ट करे, आपके चांसेस मेंस देने के रहेंगे। ठीक है, एक और बात, अगर आपके गलत क्वेश्चन 15 हैं या उससे कम है और आपने कभी भी 75 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, तो भी आपके मेंस देने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि तब आपका एक्यूरेसी परसेंटेज 80 के ऊपर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बावजूद आपका जो परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी है वो 80 से कम है, लेकिन तभी आपके चांस बनते हैं, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके गलत क्वेश्चन 25 हैं, विच इज ह्यूज नंबर। अगर हम मैं बात करूँ, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि 30 तक आपके चांसेस हो सकते हैं गलत क्वेश्चन होने के बावजूद भी आप मीन्स। ठीक है, लेकिन जब भी ये 25, 26, 28 होता है, चांसेस आपके घटने लगते हैं। 30 क्रॉस कर जाता है तो आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं कि आप मीन्स। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, तो हमने बात करी, अगर आप 90
एक और बढ़ाते हैं, अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपके करेक्ट क्वेश्चन की संख्या है 45 और 45 गलत है, 50% एक्यूरेसी के साथ नहीं होगा, 50 सही है 40 गलत है, एक्यूरेसी 55% है 73 स्कोर के साथ नहीं होगा। अगर आपके 55 सही हैं, थोड़े से चांस हो सकते हैं, बिकॉज अब आपका स्कोर 87 क्रॉस कर रहा है। अगर आप 60 सही करते हैं, आपके जो करेक्ट मार्क्स है वो 100 हैं, तो आपके काफी ज्यादा चांस होंगे कि आप मीन्स, ठीक है। या ये मैं कहूं कि अगर 2022-23 की तरह पेपर कुछ आता है तो आप मीन्स देंगे, चांस की बात ही नहीं है। अगर आप 60 या 65 अटेम्प्ट करते हैं तब आपका स्कोर 100 के ऊपर होता है, और अगर आप 65 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं, 25 गलत करते हैं, तो आपको मीन्स देने कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 95 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। 95 की स्टोरी ये है कि अब आप देखिए कि ग्रीन के चांस बढ़ गए, येलो यानी कि जो लिटिल चांस है वो बीच में आ गया, और लेस या नो की चांस ऊपर ही है। तो अगर आपके 45 सही है, 50 सही है, 45 गलत है, 40 गलत है, आप मीन्स नहीं देंगे। 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बच्चों ध्यान से सुनो बात, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी भी 55 क्रॉस करते हैं तो आपके थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे, 60 या 65 अगर आप करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ चुके हैं, ऐसी कंडीशन में आप मीन्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स कभी नहीं होगा यदि, ये ऑब्जर्वेशन है, प्रीलिम्स कभी नहीं होगा यदि आपके गलत प्रश्न सही प्रश्नों से ज्यादा है। अच्छा ऑब्जर्वेशन है ना, कि कभी भी अगर आपके गलत प्रश्नों की संख्या सही प्रश्नों की संख्या से ज्यादा होगी तो आप मेंस नहीं देंगे। यदि आपके 45 से अधिक गलत हैं कभी भी, तो आप मेंस नहीं देंगे, कोई चांस नहीं बनेगा कभी। और प्रीलिम्स अवश्य होगा यदि आपके सही प्रश्न 65 से अधिक। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा है, कौन सा, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करेंगे तो आप अकेले डिसाइड करोगे, और आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता उसमें। वो आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देख के इस रिसर्च को अपने बैक ऑफ द माइंड में रखकर नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करोगे, काम चलेगा, ठीक है। लेकिन ये दो बातों पे डिपेंड करता है, आपका प्री में सिलेक्शन होगा कि नहीं, कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और आपकी एक्यूरेसी कितनी। और अगर आपकी एक्यूरेसी कभी भी 65 क्वेश्चन से अधिक है तो मान के चलिए कि आप मेंस, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात में मैंने ये तो बता दिया कि प्रश्नों की संख्या कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ आप डिसाइड। एक्यूरेसी कौन डिसाइड करेगा, प्रिपरेशन। एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय होते हैं, उनमें से कुछ उपाय होते हैं जो पुरातन उपाय कहे जा सकते हैं, हम सभी इन उपायों को जानते हैं, इनका पालन करते हैं, इनमें से नया आपके लिए कुछ नहीं है। आइए देखते हैं कौन से पुरातन उपाय आप पालन करते हैं। सामान्य तरीका यह है कि यूपीएससी मेंस के सिलेबस की कवरेज की जाए। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए मेंस GS1, GS2 एंड GS3 का सिलेबस कवर किया जाए, PYQ सॉल्व किए जाएं, NCERTs को फॉलो किया जाए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी जाएं, साथ में करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, और ये हम सभी करते चले आए हैं। मैं मानता हूं कि एक सिंसियर कैंडिडेट ये चीजें करता है। परिणाम, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। परिणाम यह है कि ज्यादातर अभ्यर्थी उपरोक्त 5 तरीकों को का पालन करने के बावजूद ये पाते हैं कि पढ़े हुए सोर्सेज से केवल 45 से 55 प्रश्न ही आए, और उनमें सिर्फ मैं उन कैंडिडेट की बात करता हूं जिन्होंने सिंसियरली कम से कम 8 से 10 महीने पढ़ाई करी है, सारे सिलेबस को रेस्पेक्टफुली कवर किया है, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक और एनवायरनमेंट को भी, जो आप नहीं करते, ज्यादातर नहीं करते। तो अगर आप जस्टिस के साथ पूरे सिलेबस को सही से पढ़ रहे हैं तो वैसी कंडीशन में आप पाते हैं कि 45 टू 55 क्वेश्चन आपके सोर्सेज से आए केवल, और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी होने के बावजूद भी 15, 20, 25, ठीक है। तो 70 से 75 का जो आपका स्कोर रुका हुआ है, इसको कैसे बढ़ाएं? इसके लिए जरूरी यह है कि आप अपने मेथड्स को कुछ चेंज करें, अदरवाइज आपको होगी थकावट। अगर आपका प्री नहीं होगा 1, 2, 3 अटेम्प्ट के बाद, तो आपको थकावट होगी। क्यों? क्योंकि आपका हर एक अटेम्प्ट एक एक्सपेरिमेंट साबित हो रहा है, और रिस्क यह है कि बार बार की असफलता आपको स्टेट एग्जाम्स की ओर ले जाती है। स्टेट एग्जाम्स जैसे यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के जो स्टेट पीसीएस होते हैं, आपको उधर ले जाता है। आपकी प्रीलिम में बार बार असफलता आपको टीचिंग एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स, बैंकिंग सेक्टर, इस सेक्टर में पुश करती है, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही होती है। आपको लगता है कि अगर आप एसएससी बैंक में नहीं ट्राई किया, 25-26 के बाद आपके 2-3 अटेम्प्ट ही उधर बचे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। स्टेट पीसीएस की ओर ले जाते हैं कि अगर आपकी उम्र 27-28 हो जाए तो लगता है कि आप क्या करें, अभी एक काम करो, स्टेट एग्जाम में ही सिलेक्शन ले लो, है ना। यूपीएससी का सपना लिए जब भी आप छोटे एग्जाम की ओर कभी भी कदम बढ़ाते हो, मुझे छोटा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि डाइवर्जन की ओर जब भी आप कदम बढ़ाते हो, आपको निराशा होती है, जीवन में एक ऐसी टीस बनकर रह जाती है क्योंकि आपको हमेशा दर्द देगी, ठीक है। तो पुरातन उपाय दूसरे के हैं। कुछ बच्चे ये करने के अलावा और भी कुछ करते हैं। क्या? अपनी नोट्स, टेक्स्ट बुक का रिवीजन करते हैं। वो अपने नोट्स और टेक्स्ट बुक का बार बार रिवीजन करते हैं, मार्केट से जाके पॉपुलर या कोई फेमस टेस्ट सीरीज उठाते हैं और उसको करते हैं। रिजल्ट प्रीलिम्स क्लियर हुआ, कुछ बच्चे कहते हैं हाँ, लेकिन ज्यादातर बच्चे कहते हैं
नहीं। और अगर आप कहते हैं कि हाँ, आपका प्री हो गया, तो ये सेशन आप इग्नोर करो। हाँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर आपका प्री हो गया, तो ये सेशन आप इग्नोर करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? अगर आपका प्री नहीं हुआ है, ठीक है? तब आप इस सेशन को इसके आगे प्रोसीड करो, इसको देखो ध्यान से और समझो। क्या? अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल तरीका गलत है। कन्वेंशनल तरीका गलत हो, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। कुछ बदलावों की ज़रूरत है, थोड़ी बढ़त लेने की ज़रूरत है। सही प्रश्न ये है कि बढ़त कैसे लिया जाए, ठीक है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा समाधान की ओर। समाधान क्या है? पहली चुनौती कि अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या कैसे बढ़ाएँ? अगर आप अटेम्प्ट प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका स्कोर बढ़ेगा। एक्यूरेसी उतनी ही होगी तो भी आपका स्कोर बढ़ेगा, क्योंकि आपके जो गलत हैं, उसके लिए तो आपको 0.33 ही सैक्रिफाइस करने हैं। लेकिन आपके अगर सही हैं, तो आपको 0.66 का वेट मिलता है वहाँ पर, ठीक है? तो केवल यूपीएससी सिलेबस से ही नहीं, यूपीएससी सिलेबस को समझने के लिए प्रश्नों को भी समझें। प्रश्नों को समझने के लिए प्री और मेंस दोनों के प्रश्नों को समझें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस बच्चे का प्री एक बार क्लियर होता है, उसका प्री आसानी से दोबारा क्लियर, क्योंकि वो मेंस का एग्जाम देता है और इस तरह से मेंस के प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस की समझ कुछ अलग तरीके से बनती है। ये सिलेबस की समझ क्या है और कैसे बनाएं, ये बात करते हैं। सिलेबस को समझ बढ़ाने के लिए आप यूपीएससी मेंस के सिलेबस का पालन करें, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का पालन करें, यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस का पालन करें, ठीक है? तब आपको ये पता चलेगा कि कोई प्रश्न क्यों आता है, क्यों आया है, कहाँ से आता है या कहाँ से आया है, ये दोनों बातें आपको पता चलें, ठीक है? और इसके अनुसार आप अपनी प्रिपरेशन में अपना एक ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है? प्रश्नों की दिशा समझकर एक सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो करना एक सही तरीका हो सकता है। एक बात मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि सिलेक्टिव अप्रोच का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिलेबस को पूरा कवर न किया जाए। मेरा पहला एडवाइस हमेशा यही रहा है आप सभी को, अपनी प्रिपरेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्ड सिलेबस जो कि यूपीएससी सिलेबस तथा पीवाईक्यूज की मदद से डिसाइड किया गया हो, उस पूरे सिलेबस को अच्छे से आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसमें आप सिलेक्टिव एरियाज में नोट्स बनाएं और यहाँ से हम सिलेक्टिव एरियाज की बात कर सकते हैं कि प्रश्नों की दिशा समझकर एक सिलेक्टिव अप्रोच बनाइए और मार्क्स बढ़ाने वाले एरियाज को चिन्हित करें कि मार्क्स बढ़ाने वाले एरियाज क्या हैं। सर, क्या ये मार्क्स बढ़ाने वाले एरियाज आप मुझे बता सकते हैं? मार्क्स बढ़ाने वाले एरियाज चिन्हित आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है? कहाँ चिन्हित करेंगे? अपनी किताबों में और अपने नोट्स में। कैसे चिन्हित करेंगे? कि जब आप उस टॉपिक में, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा, उदाहरण के तौर पर मानो मानो कि आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा, ज्योग्राफी में ये टॉपिक है। क्लाइमेटोलॉजी पे फिर आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे, 40 क्वेश्चन सॉल्व करे, कुछ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, 5-10 नहीं हो सकते, 50, 60, 70 हो सकते हैं। तभी वो टॉपिक कवर होता है। 40-50 क्वेश्चन से कम होने में कोई भी टॉपिक कवर नहीं होता है। तो अगर क्लाइमेटोलॉजी पे आप 40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उनको अपनी बुक्स में और अपनी नोट्स में आइडेंटिफाई करो, ये है मेरी गलतियाँ। लेकिन एक बात, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यूपीएससी की तरह का होना चाहिए, ना कि स्टेट एग्जाम की तरह। स्टेट एग्जाम 70% फैक्चुअल होता है, 30% कॉन्सेप्चुअल होता है। यूपीएससी एग्जाम 70% कॉन्सेप्चुअल होता है, केवल 30% फैक्चुअल होता है। इसलिए इसके अलावा अपना अगला करंट अफेयर्स कैसे निर्धारित करो? आप द हिंदू से या जो भी आपका स्टैंडर्ड सोर्स है उससे, द हिंदू मेरी एडवाइस, मतलब मेरी एडवाइस केवल द हिंदू है और कोई दूसरा उसका अल्टरनेटिव नहीं, ठीक है? तो अपना करंट अफेयर्स निर्धारित करो कि हाँ, हमें करंट अफेयर्स में इन चीजों पे फोकस करना है जिसके आधार पर मैं अपने मार्क्स बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको सिलेबस की समझ हो चुकी है, ठीक है? तथा कोई एक मैगजीन आप फॉलो कर लो, पॉपुलर मैगजीन, अच्छी मैगजीन फॉलो करो, ब्लाइंडली कुछ भी मैगजीन मत फॉलो करो। दूसरी बात, अगर आप कोई मैगजीन, मान लो कि XYZ कोचिंग की आप मैगजीन फॉलो करते हो, तो उसको आप ब्लाइंडली ए टू जेड पेजेस ना पढ़ो कि 1 से 100 तक आपको सारे पेजेस पढ़ने नहीं। उसमें भी अपनी सिलेक्टिविटी का ध्यान रखो, मुझे क्या पढ़ना है। क्या कोई टीचर आपको बता सकता है? हाँ, यहाँ पे टीचर आपकी मदद कर सकता है, किसमें? द हिंदू में और कोई मैगजीन पढ़ने पे। आपके मेंटर आपकी मदद कर सकते हैं, तो जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं, जहाँ भी आपके मेंटर हैं, गार्जियन हैं, गुरु हैं, जो भी जिनसे भी आप दिशा निर्देश लेते हैं, सीनियर्स हैं, उनकी हेल्प यहाँ पे लीजिए कि वो आपको हफ्ते में 1 से 2 बार देखें और बताएं कि हाँ, कौन-कौन सी न्यूज़ इसे पहचानी है और कौन सी नहीं। किसमें आपने गलतियाँ करी, किसमें गलतियाँ नहीं करी, ठीक है? आइए देखते हैं। तो पहली जो चुनौती है, प्रश्नों की संख्या कैसे बढ़ाएँ, उसके लिए ये तरीका काम करेगा, ठीक है? दूसरी चुनौती, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएँ, ठीक है? तो इसमें एक मेथड होता है जिसका नाम है लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। अब लर्निंग को ऑप्टिमाइज कैसे करना है? यूपीएससी प्रीलिम्स ऑप्टिमाइजेशन है, यूपीएस लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन। यूपीएससी मेंस लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑफशूट है, एक ब्रांच है। इसीलिए मेंस बड़ा दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट सिलेक्शन में प्री का है। मार्क्स आपको मेंस के मिलते हैं जिससे आप मेरिट लिस्ट बनाते हो, लेकिन ज्यादा रिजेक्शन प्रीलिम से होता है। सिलेबस दिखता मेंस का बड़ा है, होता प्री का बड़ा है। सिलेबस दिखता प्री का छोटा है, लेकिन सिलेबस होता छोटा मेंस, क्योंकि मेंस में सिलेक्टिविटी ज्यादा काम करती है, ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में रिस्ट्रिक्टेड एरिया से क्वेश्चन नहीं आते। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा वाइडर एरिया से।
तो लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको ज़्यादा ऑप्टिमाइज कैसे करो, उसका ज़्यादा यूज कैसे करो, उसको ज़्यादा यूटिलाइज कैसे करोगे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप 1 है एक टॉपिक को रिवाइज करें। जब मैं टॉपिक कहता हूं तो देखो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, यूपीएससी के टॉपिक को 100, 120 या 80, 90 कुछ यूपीएससी सिलेबस को इन टॉपिक्स में तोड़ा जा सकता है। मैं अपनी बात दोहराऊंगा क्लैरिटी के लिए, यूपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को 80, 90, 100, 110, 120 या 125 ऐसे कुछ टॉपिक्स में ब्रेक किया जा सकता है। जीएस के मैं बात कर रहा हूँ, जीएस 1, 2, 3 खासतौर से, जो कि प्रीलिम्स का सिलेबस भी है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप ब्रेक कर लो, फिर एक टॉपिक को आप चूज करो 1 से 2 दिन के लिए। जैसे कि मैंने क्लाइमेटोलॉजी का एग्जांपल लिया, क्लाइमेटोलॉजी आपने चूज किया, या मौलिक अधिकार को आप चूज करो, फंडामेंटल राइट को, और उसे पढ़ो। फिर उसमें से आप 40-50 क्वेश्चंस करो उसी टॉपिक पर। केवल ये याद रखो कि मुझे आज अपना प्रीलिम कट ऑफ नहीं करना, लेकिन अगर आज मुझे मेरे टॉपिक से 100 क्वेश्चन दिए जाते तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता। ये एटीट्यूड तुम्हारा होना चाहिए। इस तरह से तुम डेली यूपीएससी प्रीलिम्स वाले माइंडसेट में हो गए, और एकदम सही तरीके से। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं मौलिक अधिकार, चिंता मुझे हो रही है पार्लियामेंट की, मैं पढ़ रहा हूं मनी एंड बैंकिंग और मुझे चिंता हो रही है इकोलॉजी की, मैं पढ़ रहा हूं क्वांटम नंबर्स, या मैं पढ़ रही हूं क्वांटम नंबर्स और मुझे चिंता हो रही है कि बाबर और अकबर का विषय मेरा छूटा हुआ है। वो गलत अप्रोच। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं सिर्फ उसकी चिंता करें। ये सोचो कि अगर क्वांटम नंबर से ही सारे 100 क्वेश्चन आने होते तो मेरा, हमारे उदाहरण में यहाँ मौलिक अधिकार है, तो अगर हम मौलिक अधिकार से 100 क्वेश्चन आपको मिले किसी दिन में, तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, फिर आप उसमें से 40 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, फिर फोकस करो किस बात पे, कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपके एमसीक्यूज गलत हुए। जो एमसीक्यूज आपके गलत हुए वहां पे एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करनी है, और इससे हमारा सेकंड पार्ट एड्रेस होना शुरू हो गया, एक्यूरेसी कैसे। ठीक है, और उनको ट्वाइस या जरूरत पड़े तो थ्राइस रिवीजन करो जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा सॉल्व मोर एमसीक्यू इन सच आइडेंटिफाइड एरिया, जहां से आपकी गलतियां हो रही हैं उन पे आप और ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। और ऐसा ही एक ब्राउजर इस कमेंट सेक्शन में अवेलेबल, एकदम ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे वीडियो चल रहा है, वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें सबसे ऊपर एक ब्राउजर अवेलेबल है, जिसमें यूपीएससी के प्लानर को 100 पार्ट में तोड़ा गया है। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस को बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 साल, आपने सही सुना, पिछले 50 सालों के प्री और मेंस के क्वेश्चंस और यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस सिलेबस को 100 पार्ट में तोड़ा गया। ठीक है, आपके रिवीजन को सुविधाजनक और इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम एक नाम के साथ प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है नज 100। मतलब ये वो 100 है जो 100 पार्ट्स में यूपीएससी के सिलेबस को ब्रेक करता है। ठीक है, और ये रिवीजन कम टेस्ट सीरीज का प्लान है। आप टेस्ट सीरीज दी कॉन्सेप्चुअल से सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन ये प्लानर आपको फॉलो करना चाहिए। ये प्लानर ऑल इंडिया सभी के लिए फ्री। ठीक है, देखते हैं। तो ये वो प्लानर है जिसमें कि यूपीएससी के सिलेबस को 100 पार्ट में ब्रेक किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल मेंशन है, इसलिए आपको दिखाई देगा कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से। जैसे पॉलिटी के 850 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 1150 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 750 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के, तो वो टेस्ट सीरीज है उन्हीं टॉपिक से, जो टॉपिक में हमने सिलेबस को ब्रेक किया है। कैसे, ऐसे देखिए। तो अब आप एक एक जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें डे 1, डे 2, डे 3 ये जो यहाँ पे मेंशन है, ये 100 दिन का आपका प्लान बनाता है। ठीक है, आज से अगर आप गेस करोगे तो करीब 125 दिन और हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। इन 125 दिन में 100 दिन अगर आपने इस प्लान को फॉलो किया, तो ये 100 दिन आपकी 3 साल की तैयारी पे भारी पड़ेंगे। और एक बात मैं फिर से आपको बता देता हूं, आपने 2 साल तैयारी करी हो या 3 साल तैयारी करी हो, ये फर्क नहीं पड़ता। एक बिगिनर अगर इन 3 महीनों में आपसे बेहतर पढ़ेगा तो उसका प्रीलिम्स होगा और शायद आपका नहीं। इसलिए चाहे आप 3 साल की तैयारी कर चुके हो, चाहे 2 साल की तैयारी कर चुके हो, चाहे 1 साल की तैयारी कर चुके हो, चाहे कहीं भी आते हो, ये 3 महीने डिसाइड करेंगे कि आप मेंस दोगे कि नहीं। इसलिए बहुत सारे सिलेक्टेड लोगों का प्री नहीं होता, क्योंकि वो इन 3 महीनों में सही से तैयारी नहीं करते, या उनके पास समय नहीं होता, उनके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो ये वो प्लान है जिसका आप पालन कर सकते हैं। आप प्लानर डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ किस तरह से 100, आप इस वीडियो को किसी भी मोमेंट में रोक के आप इसे पढ़ भी सकते हैं जूम करके। ठीक है, मैं चूंकि आपका समय बचाने के लिए जल्दी से खत्म करूंगा कि इस तरह से हमने ब्रेक किया है टॉपिक को। डे में, उस डे में कौन सा टॉपिक होगा, उस टॉपिक में कौन कौन से सब चैप्टर्स होंगे, माइक्रो टॉपिक्स होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हूँ। कहाँ से पढ़ना है वो भी उस साइड में लिखा होता है, सभी में लिखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड सोर्सेस क्या क्या है। तो ये वो सिलेबस है, ये वो प्लानर है, ये वो 100 पार्ट्स हैं जिसकी मदद से आप 100 दिन का अपना रिवीजन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जैसे हमने बोला कि नज 100 अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें कि आप अपने रिवीजन के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं 2024 के प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अगर आप इसमें मेंटोरशिप चाहते हैं, आप किसी मेंटर से एडवाइस नहीं ले रहे हैं, तो मेंटोरशिप के लिए ये दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको निश्चित इसमें इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो सब टॉपर्स की हिस्ट्री देख लेते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से। सारे टॉपर्स ने यही किया है, उन्होंने बताया भी है। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे नहीं बात करी, कुछ लोगों से बात करी, तो हमें पता चला कि टॉपर्स ये करते आए हैं। रैंक 2 है अक्षय जैन, सेम मेथड।
देखेंगे कि इन्होंने भी वही अप्रोच फॉलो किया कि एमसीक्यूज लगाए टॉपिक वाइज, अपने प्लान को ब्रेक किया छोटे छोटे उसमें, और ये तो मानते भी थे कि प्रीलिम्स ही सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है, और इसलिए इन्होंने उसकी गहराई को समझा और पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया। आकृति सेठी की अगर हम बात करें, ये आकृति सेठी का एग्जाम्पल है, जिनके पहले 5 अटेम्प्ट में प्री ही नहीं क्लियर हुआ, 6वां अटेम्प्ट इनका लास्ट अटेम्प्ट, और 6वें अटेम्प्ट में इनको पता चला कि इस तरह से हम अपने प्लान को अगर ब्रेक करके तैयार करते हैं तो इनका प्री हो सकता है। एक और बात, आपको पता है इनके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अटेम्प्ट में कितने नंबर आए? आपसे भी कम। इनके पहले 5 अटेम्प्ट में कट ऑफ के आसपास भी नंबर नहीं थे, कहीं 60 आते थे, कहीं 65 आते थे, कहीं 67 आते थे, कहीं और इससे ज्यादा तो आपके आते होंगे थोड़ी सी प्रिपरेशन में, लेकिन अप्रोच चेंज करते ही सिलेक्शन हुआ। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ठीक है, अपने अटेम्प्ट को एक्सपेरिमेंट बनाना है तो आपके पास और अटेम्प्ट है, उनको एक्सपेरिमेंट बनाइए, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये समय है अपने बारे में थोड़ा सीरियस हो जाने का, ठीक है। तो दिस इज आकृति सेठी, इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें और उन्होंने इस बात को माना कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से क्लैरिटी आती है, ठीक है। सेम, इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का जो ऑब्जेक्टिव लिया वो ये कि इनकी कंटिन्यूटी नहीं थी, ठीक है। विशाखा ने अपनी कंटिन्यूटी मिस करी और जब इन्होंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, गलतियां आती थी, ज्यादातर इनके 50% से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते थे, इनको लगा कि नहीं और ज्यादा पढ़ने की, जिससे इनके अंदर कंटिन्यूटी और रिवीजन दोनों में ऑब्जेक्टिविटी आ गई, ठीक है। इनकी बात करें, इन्होंने अपने 5वें अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में इनके भी प्री नहीं हुए, 5वें अटेम्प्ट में इन्होंने 90 से ज्यादा टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज फॉलो करी, ठीक है। हम कहते हैं 100 फॉलो कर लो, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको बढ़त मिलेगी। अगेन दिस गाय सेम, लगभग आप एक बात कॉमन देखेंगे कि जब आपको पता है कि आपने कितने रिवीजन करे हैं, यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं आप उन क्वेश्चन के दम पे मेंस में एंट्री ले सकते हो तो लो, ठीक है। तो फिर वही मेथड क्यों ना फॉलो किया जाए, इन सब ने परेशान होकर मेथड फॉलो किया था और वो मेथड इनके काम आया। आपका टाइम कब शुरू होता है ये आपको डिसाइड करना है, क्या 2024 आपके लिए वो वर्थ है जब आप मेंस देना चाहते हैं, तो ये सही समय है अपने बारे में सही फैसला लेने का, ठीक है। सुषमा सागर जब यूपी पीसीएस में फाइनली सिलेक्टेड थी बट यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा था, इन्होंने भी वही अप्रोच फॉलो किया, हुआ। रामशंकर सेम कहानी, इनके भी, इनका भी प्री नहीं हो रहा था, इन्होंने भी अपना अप्रोच चेंज किया, हो गया। एक बात ध्यान रखना, कनिष्क ने एक जगह बहुत सही बात करी थी कि आईआईटीएंस को ये पता होता है कि अपना एग्जाम पहचाने कैसे, उसमें सबसे पहले करना क्या है, इसीलिए आईआईटीएंस को यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आईआईटीएंस के अंदर कोई अलग डीएनए है, ये बकवास है। आईआईटीएंस आप ही की तरह एकदम सामान्य बच्चे हैं, उनको अप्रोच पता है। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद प्री में सिलेक्शन होगा तो अपने रिवीजन को भी एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ क्यों नहीं करते? हवा में 1 साल 2 साल से रिवीजन और पढ़ाई करे चले जा रहे हैं, प्री के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते। कुछ बच्चे पीवाईक्यू करते हैं, ज्यादातर वो भी नहीं करते। पीवाईक्यू करने से सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, एक प्रॉब्लम बनी रहती है और वो प्रॉब्लम ये कि कई सारे टॉपिक होते हैं जहां पे हमको पीवाईक्यू नहीं मिलते। तो वैसी कंडीशन में पीवाईक्यू सॉल्व करने के बावजूद भी आपका प्री क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी हर साल नए नए एरिया से क्वेश्चन देती देती, ठीक है। अब कनिष्क की कहानी आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने फरवरी तक अपने ऑप्शनल्स ही पढ़े, के बाद इन्होंने प्री की चीजें देखी और इनको लगा कि प्री, क्योंकि इनका अप्रोच ठीक, इन्होंने तो हमारी तरह 100 डे का प्लान भी फॉलो नहीं किया, इन्होंने तो केवल 60-65 डे का प्लान फॉलो किया, उसी में इनके 116 नंबर प्री में आ गए। क्यों? क्योंकि अप्रोच ठीक था, अप्रोच ठीक, ये बात याद रखना कि इन्होंने जो भी टॉपिक पढ़े उस ध्यान से सुना, उस टॉपिक के पहले एमसीक्यूज देखे, एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए, एमसीक्यूज देखे, फिर इसके बाद रिवीजन किया, टॉपिक को प्रिपेयर किया, छोटे छोटे नोट्स बनाए, तैयार किया और रात में सोने से पहले उस टॉपिक के जो एमसीक्यूज उन्होंने देखे तो उन्होंने सॉल्व किए कि उनकी एक्यूरेसी 90% के ऊपर आ रही है कि नहीं, 80% के ऊपर आ रही है कि नहीं, और अगर गलतियां हैं तो रात में सोए नहीं, फिर उन गलतियों को ठीक किया, तो दोबारा दोहराया, पढ़ा, उसका छोटे छोटे नोट्स बनाए, ठीक है। अगेन इनके पास तो 2 ही अटेम्प्ट थे यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, इन्होंने 9 साल से अधिक जॉब किया था, पास अटेम्प्ट और समय दोनों कम था। बाकी चीजें आप इनके बारे में जानते होंगे कि अनु है, और इन्होंने सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी पहली बार सीरियस ले दिया और पहली ही बार में इन्होंने अप्रोच, अगेन यूपीएससी की जो डिमांड है उसी को पालन करोगे तभी सिलेक्शन। डिमांड ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मेंस देने के लिए, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने पहले दिन की तैयारी के साथ क्यों नहीं सॉल्व करते? क्लासिफिकेशन हमने किया तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे यहाँ पे। 100 डेज के प्लान में हर एक दिन हर एक टॉपिक के साथ 50 क्वेश्चन अटैच्ड हैं, आप उनको देखो, रिवीजन करो, फिर इसके बाद शाम को क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपकी एक्यूरेसी 90-80% है तो कौन से सो सकते हो, अन्यथा उनको ठीक करो पहले, इसके बाद, ठीक है। कहानियां इस तरह की बहुत हैं, लेकिन हर साल करीब 4600 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स में सिर्फ 1 नंबर से मिस हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और करीब 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो लगभग 5 अंकों से या उससे भी कम से अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते, ठीक है। और एक सत्य ये भी है कि हर साल लगभग 15,000 अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज मेंस में बैठते हैं, 15,000 करीब करीब, कभी 18,000, कभी 12,000, कभी 10,000, लगभग 15,000, 10 साल का औसत अगर हम लेके चले। और उनमें कुछ बातें कॉमन है, वो है सही मार्गदर्शन, कई रिवीजन,
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन का मतलब ये है कि एमसीक्यूज देखने के बाद दूसरा रिवीजन, अगेन एमसीक्यूज में अपनी गलतियां फाइंड आउट करने के बाद तीसरा रिवीजन, ताकि हम अपने प्रीसियस घंटे, प्रीसियस मिनट्स उन टॉपिक्स में ना बर्बाद करें जहाँ से हमारे, ठीक है। अगेन इसी तरह इनका इनकी भी वही स्टोरीज हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करो, मीन्स दो, ठीक है। तो अगर हम अपने इस सेशन को यहाँ पे समराइज करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में टॉपर्स और सफल उम्मीदवार अक्सर कई कारणों से विषयवार यानी कि टॉपिक वाइज परीक्षण पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनकी कवरेज बढ़ जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होती है, जो चीजें सिलेबस में नहीं लिखी वो भी चीजें वो तैयार कर पाते हैं। एक मैं उदाहरण बताता हूँ, क्या जीएस 3 में कहीं भी लिखा है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी, एक्सटर्नल सेक्टर, वर्ल्ड बैंक, IMF, G20 इसका कोई सिलेबस है? नहीं। लेकिन प्रीलिम में कितने क्वेश्चन आते हैं वहां से? 2 से 3 क्वेश्चन हर साल, या कभी कभी 4 क्वेश्चन। मेंस में हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। कैसे हमें पता चले? अगर आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करोगे तो भी स्टैंडर्ड पीवाईक्यू सही मार्गदर्शन में, ठीक है, तो इससे आपकी कवरेज बढ़ती है। दूसरी, आपकी समझ सही होती है, आपकी समझ ज्यादा ग्रेन्युलर होती है, बारीक समझ होती है, बिंदुओं को गहराई से आप समझ पाते हैं, कहाँ पे जर्क है, कहाँ पे ट्विस्ट है, कहाँ पे क्वेश्चन तोड़ा गया है, कहाँ पे क्वेश्चन गलत किया गया है। और आजकल तो 1 2 3 वाला ऑप्शन भी जा रहा है, ओनली 2 ओनली 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन, इस तरह से नंबर ऑफ स्टेटमेंट इस तरह से आइडेंटिफाई, ठीक है। तो वैसे में आपको ज्यादा एक्यूरेट तरीके से, ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से राइट एंड रॉन्ग के बीच की लाइन का प्रभावी रिवीजन हो सकता है अगर आप टॉपिक वाइज यूज करते हो, अन्यथा आप गधों की तरह बस रिवीजन किए जा रहे हो, उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता, उसमें फंसे रह जाओगे, ठीक है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान होगी अगर आप अपने टॉपिक के साथ एमसीक्यूज देखते हो तो। इसके अलावा आपका एडॉप्टिव लर्निंग होगा। एडॉप्टिव लर्निंग का मतलब ये कि जहां पर आपकी लर्निंग छूट रही है, हो रही है, वो चीजें आपकी पकड़ में आएंगी, आप उनको सीखो, आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी सिमुलेशन होगी, एग्जाम कंडीशन वाली फीलिंग होगी, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, मैं इस वजह से यहाँ पे फंस रहा हूँ, काश ये वाला पॉइंट भी देख लिया होता तो मेरा सही हो जाता, ठीक है। तो परीक्षा स्थितियों का अंकुरण आपके साथ होगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन होगी, में कि आपको ही पता होगा कि अच्छा एक ही साल में प्रीलिम निकालना है और सिर्फ 100 दिन का प्लान हमारे पास है, या सिर्फ 100 दिन का समय हमारे पास है, तो कैसे निकालें, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तथा आपकी जो लर्निंग है वो इंटरैक्टिव हो सकती है अगर आप उसमें फीडबैक मैकेनिज्म ग्रो करेंगे। तो आपकी गलतियां कहाँ हैं वो पेपर में लिखते चलो, रोज का रोज हमसे शेयर करो, हम लोग यहाँ पे मेंटोरशिप में आपको गाइड करेंगे, जिसकी वजह से आप आसानी से अपनी कमियों को ब्रिज करोगे और मेंस देने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप कॉन्सेप्चुअलाइज के इस सेशन से जुड़े। हम लोग टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस और उनकी गहराइयों के बारे में बात कर रहे थे। और हाँ, अगर आप नस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 26 जनवरी के पहले पहले तक रिपब्लिक 40 कूपन यूज करें। रिपब्लिक 40 कूपन का एडवांटेज ये है कि इस फी में आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। नंबर कितना है जो डिस्काउंट में आपको मिलेगा वो आप सीसैट की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद द कॉन्सेप्चुअल आईएएस।